हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इससे पहले का यूनिट एंड डायमेंशंस का जो चैप्टर है वो आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं समझने के लिए। आज हम पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें क्या पढ़ेंगे कि कोई पार्टिकल या कोई भी बॉडी या कोई भी एलिमेंट जो मोशन कर सकता है वो केवल एक ही डायरेक्शन में मोशन करेगा, यानी एक ही एक्सिस पे मोशन करेगा। उसको हम बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर उसका एक्सिस एक्स एक्सिस है तो वो या तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा या तो वो एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। अगर उसका डायरेक्शन या एक्सिस उसका वाई है तो वो तो या तो एक्स वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा या वाई के नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। मतलब सीधा सा बात यह है, सीधी सी बात यह है कि अगर कोई पार्टिकल किसी भी एक एक्सिस में मोशन करता है उसको हम बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम कार चला रहे हैं और हम हाईवे पे कार चला रहे हैं। हाईवे पे कार चलाने में क्या होता है कि दो रास्ते होते हैं, या तो जाने का रास्ता है या फिर दूसरी तरफ डिवाइडर के इस तरफ होता है आने का रास्ता। आप अपनी कार या तो इस डायरेक्शन में इधर ले जाएंगे या फिर इस डायरेक्शन में इधर ले आएंगे। मतलब या तो आप आगे की तरफ जाएंगे या फिर पीछे की तरफ आएंगे। तो ये कैसा मोशन हुआ? ये ऐसा मोशन है स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि इसकी एक ही एक्सिस है, या तो आप इस तरफ जा रहे हैं एक ही एक्सिस में या इसी एक्सिस में पीछे की तरफ आ रहे हैं। मतलब एक ही एक्सिस होना और उस पर ही मोशन करना, उसको हम बोलते हैं वन डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। अब इसमें कुछ चीजें होती हैं, कुछ इक्वेशंस होती हैं जिनको हमें याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा जब हम छोटे थे तब हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी क्या होती है या स्पीड क्या होती है। हम ज्यादातर फैमिलियर किससे हैं? स्पीड से हैं, क्योंकि अभी हमने वेलोसिटी के बारे में नहीं पढ़ा है। तो स्पीड, जिसको जनरली हम वेलोसिटी भी बोल देते हैं, वो एक्चुअली होता क्या है? वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि आप यहां से ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जा रहे हो, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपने मूव किया और आपकी जो डिस्टेंस है ए और बी पॉइंट के बीच की वो है 200 मीटर, और आपको जो टाइम लगता है वो लगता है 10 सेकेंड। और आपसे अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज योर स्पीड, तो आप क्या करोगे कि बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लिखोगे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड का मतलब ये होता है कि एक सेकेंड में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, उसको हम बोलते हैं स्पीड। तो इस फॉर्मूले से हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। S यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी d अपॉन टाइम यानी t। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड को हम लिखते हैं v, डिस्टेंस को हम लिखते हैं d और टाइम को लिखते हैं हम t। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो क्लियर हो गया होगा। कभी कभी हम डिस्टेंस को S से डिनोट करते हैं। ज्यादातर अभी आप एनसीईआरटी में देखोगे तो डिस्टेंस को S से डिनोट किया हुआ होगा, स्पीड को V से या फिर U से, और टाइम तो हमारा T से ही डिनोट होता है। तो अगर इतना क्लियर हो गया तो इसमें ये बात तो हमारी तय है कि स्पीड भी आएगा, डिस्टेंस भी आएगा, टाइम भी आएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम मोशन, दो तरीके की बात करेंगे मोशन में। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दोनों में
डिफरेंस समझते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। अब अगर एक जैसा मोशन का मतलब क्या है कि एक पार्टिकल जो है, जो मोशन में है, जो मूव कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि 10 सेकंड में पहले भी 10 मीटर 100 मीटर जा रहा था, अगले 10 सेकंड में भी वो 100 मीटर जाएगा, नेक्स्ट 10 सेकंड में भी वो 100 मीटर जाएगा। मतलब उसका जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है वो क्या है, फिक्स है। अगर टाइम पीरियड और डिस्टेंस फिक्स होगी, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी या फिर स्पीड हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। हमारी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट। या फिर इसको लिख सकते हो फिक्स। अगर मैं इसकी स्पीड कैलकुलेट करूं तो ये आएगा 100/10, ये भी आएगा 100/10, ये भी आएगा 100/10, यानी ओवरऑल क्या आ जाएगा 10 10 10। तो हमने देखा कि पहले टाइम पीरियड में, दूसरे टाइम पीरियड में, तीसरे टाइम पीरियड में, तीनों में वेलोसिटी क्या है, बराबर है, डिस्टेंस क्या है, बराबर है, टाइम क्या है, बराबर है। तो अगर आपकी वेलोसिटी बराबर है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपका डिस्टेंस ट्रेवल बराबर है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और इसका जस्ट उल्टा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि आप पहले 10 मिनट में तो जा रहे हो 100 मीटर, अगले 10 मिनट में आप चले गए 200 मीटर, अगले 10 मिनट में आप चले गए फिर से 100 मीटर। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, डिफरेंस हो गया। पहले 10 मिनट में आपने गए 100 मीटर, दूसरे 10 मिनट में आप गए 200 मीटर, तीसरे में गए फिर से 100 मीटर। जब हमारा टाइम तो फिक्स है, टाइम तो हमारा फिक्स है, लेकिन जो हमारी डिस्टेंस है वो फिक्स नहीं है। डिस्टेंस बढ़ रही है, कभी घट जा रही है। तो ऐसे मोशन जिसमें क्या हो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड क्या हो, फिक्स हो, उसमें जो आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो वो डिफरेंस हो, उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर आप इसमें वेलोसिटी की बात करोगे तो यहाँ से, या स्पीड की बात करोगे तो यहाँ से स्पीड आएगी 100/10 इज इक्वल टू 10, यहाँ से आएगी 200/10 इज इक्वल टू 20, यहाँ से आएगी स्पीड 100/10 इज इक्वल टू 10। तो हमने देखा दोस्तों कि यहाँ पे एक ही जैसा था, स्पीड एक ही जैसी थी, लेकिन यहाँ पे स्पीड क्या है, वेरिएबल है। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमें पता चल गया कि टाइम के साथ जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। मतलब अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया है, उसी टाइम पीरियड में आपसे पूछा जाए, कहीं की भी डिस्टेंस पूछी है, तो आप कैलकुलेट करके बता सकते हो। इसमें नहीं बता सकते जनरली फॉर्मूले से। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक कार ए पोजीशन से बी पोजीशन तक तरफ जा रही है और इनके बीच का डिस्टेंस है वो 1000 मीटर है, और इसकी जो स्पीड है वो हमको दे रखी है 50 मीटर पर सेकेंड। स्पीड हमें दे रखी है 50 मीटर पर सेकेंड। तो अगर वो मुझसे पूछेगा कि आफ्टर 5 सेकेंड उसकी ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब एक कार ए से चलना स्टार्ट करती है और बी तक जाती है, तो वो पूछेगा अगर उसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है तो आफ्टर 5 सेकेंड उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो हमें क्या पूछा है कि t इज इक्वल टू 5, और पूछना निकालना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मुझे पता है कि ये यूनिफॉर्म मोशन दे रखा है मुझे कि वो एक यूनिफॉर्मली 50 मीटर या 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो हर सेकेंड में 50 मीटर जाएगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं, पहले सेकेंड में 50, दूसरे सेकेंड में 50, तीसरे सेकेंड में 50, चौथे सेकेंड में 50, पांचवें सेकेंड में भी 50, तो 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 कर दो। एक तरीका तो ये है। तो 50 को 1 2 3 4 5 टाइम अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा, 250। या फिर ऐसा करो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर दो, अगर यूनिफॉर्म है तो। जब स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीड हमारी है 50, टाइम कितना है 5, तो हमारे पास आ गया 250 मीटर। यानी अगर कोई पूछेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड दी हुई है तो हमसे कोई पूछेगा कि डिस्टेंस कितनी है, तो हमें टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है और डिस्टेंस आ जाएगी।
सेम अगर हमें डिस्टेंस दे रखी है और टाइम दे रखा है, स्पीड पूछी है, तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे, स्पीड आ जाएगी। तो इन तीनों में से कोई दो क्वांटिटी हमको गिवन होगी, या तो डिस्टेंस गिवन होगा या फिर स्पीड गिवन होगी। ये दो क्वांटिटी गिवन हो सकती है, टाइम पूछा जा सकता है, स्पीड गिवन हो सकती है, टाइम गिवन हो सकता है, डिस्टेंस पूछा जा सकता है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी दो चीजें गिवन होंगी और एक चीज हमसे पूछी होगी। लेकिन अगर यही सवाल मुझसे यहाँ पे पूछा जाए कि ए से बी तक कोई जा रहा है और उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म नहीं का मतलब क्या है कि वो पहले सेकंड में 100 मीटर जा रहा है, दूसरे सेकंड में 50 मीटर जा रहा है, तीसरे सेकंड में रुक जा रहा है, जा ही नहीं रहा है, चौथे सेकंड में फिर वो क्या हो रहा है कि फिर से 100 मीटर जा रहा है। तो हम ऐसे में अगर हमसे पूछा जाएगा 5वें सेकंड पे कहाँ पे होगा, तो हम बता ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो पहले सेकंड में 100 गया, दूसरे सेकंड में 50 गया, तीसरे सेकंड में गया ही नहीं, चौथे सेकंड में फिर 100 गया, 5वें सेकंड में फिर 50 गया। जैसे हमने देखा होगा कि जब भी हम बाहर निकलते हैं तो हमें कार की स्पीड हमारी एक जैसी नहीं रहती। कार की स्पीड क्या होती है? वेरिएबल होती है। जब रोड खाली होता है तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही रेड लाइट आती है या फिर रश एरिया आता है या फिर भीड़ भाड़ आती है तो हमारी कार की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब कार की स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम में हमारा जो डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आप रेड लाइट पे खड़े हो और उस टाइम पे रेड लाइट 1 मिनट के लिए रेड लाइट है, तो 1 मिनट में आपकी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी आपने? 1 मिनट में तो आपने 0 डिस्टेंस ट्रेवल करी। वही अगर रोड खाली है और आप 1 मिनट तक चलते चले जा रहे हो तो आपने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी 1 मिनट में। तो वो 1 मिनट जहाँ पे आप रुके आपकी डिस्टेंस 0 होगी, 1 मिनट जहाँ पे आप चल रहे थे वहां पे आपकी डिस्टेंस ज्यादा है। लेकिन आप दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको पता चलेगा वो यूनिफॉर्म मोशन ही नहीं है। वो कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कभी तो आप रुक जा रहे हो, कभी आप तेजी से जा रहे हो, कभी आप हल्के जा रहे हो। तो ऐसा मोशन जिसमें क्या हो, स्पीड वेरिएबल हो, स्पीड बढ़ती जाए या फिर घटती जाए, तो उस मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जिसमें स्पीड हमारी क्या रहे? कांस्टेंट रहे, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गया? क्लियर? फिर आगे की बात करेंगे। इसी में यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया। इसी में एक और थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे हमें समझना है। हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी या स्पीड होती है, स्पीड डिपेंड करती है डिस्टेंस पे, यानी चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ जो डिस्टेंस चेंज होता है उसको हम बोलते हैं स्पीड। यानी इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? स्पीड या वेलोसिटी। देखो, अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस हमारा स्केलर प्रोडक्ट है, तो उसके साथ में जो कंपोनेंट या क्वांटिटी आएगी वो भी स्केलर आएगी। यानी क्या आएगा? स्पीड आएगी। स्पीड क्या है हमारी? स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर डिस्टेंस की जगह आप डिस्प्लेसमेंट रखोगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो उसके साथ में यहाँ पे क्या है? कोरोस्पोंडेंसली वेक्टर आना चाहिए। और वेक्टर क्या होता है? वेलोसिटी। तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो फॉर्मूला तो यही है, लेकिन वेक्टर है तो वेक्टर में वेक्टर क्वांटिटी आना जरूरी है। तो यानी डिस्टेंस की जगह पे क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी इसको हम क्या लिखेंगे? अगर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो ये वेक्टर नहीं है, लेकिन वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। तो वेक्टर का साइन हमें ऊपर बनाना पड़ेगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्यों? डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? वेक्टर है। वेलोसिटी भी हमारी क्या होगी? वेक्टर होगी। याद रखना, जब हम रेस्पेक्ट टू टाइम की बात करते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट की बात करते हैं, तो हमेशा उसको हम क्या बोलते हैं? रेट। क्या बोलते हैं? रेट। कि टाइम के रेस्पेक्ट में आप कितना चेंज हो रहे हो। कोई भी क्वांटिटी अगर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती है तो उसको हम बोलते हैं रेट। अब हमने वेलोसिटी और स्पीड की बात तो कर दी। अब ये जरूरी है कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है
तो कोई बात नहीं, आगे की वेलोसिटी भी उतनी होगी, बाद की वेलोसिटी भी उतनी होगी। मतलब अगर स्पीड कांस्टेंट है तो 2 मिनट पहले भी स्पीड उतनी होगी, 2 मिनट बाद भी स्पीड उतनी होगी, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर स्पीड चेंज हो रही है, यानी अगर मैं कह रहा हूं कि स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, स्पीड को अगर मैं टाइम के साथ डिवाइड कर रहा हूं तो एक नई क्वांटिटी मेरे पास आती है जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड अपॉन टाइम। और समझ में आ गई? या फिर इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, या फिर वेलोसिटी। समझ में आ गई बात? दूसरी बात याद रखना कि एक्सेलरेशन भी इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, और ये भी क्या होता है? वेक्टर होता है। और ये किस पे डिपेंड करता है? v और t पे, v अपॉन t। मतलब अभी तक हमने पढ़ा था कि जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि v1 इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो v1 है और यहाँ पे वेलोसिटी है v2। मतलब आगे गए, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लग रहा है t, टाइम लगा t, और यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी कितनी है? यहाँ पहले 10 से स्टार्ट किए थे, अब यहाँ पे पहुंचते पहुंचते 20 हो गई स्पीड हमारी। जैसे हमने गाड़ी घर से स्टार्ट करी तो गाड़ी घर से जैसे ही निकाली थी उस समय स्पीड थी हमारी 10, और जैसे ही रोड पे पहुंचे हमारी स्पीड होगी 20। तो 10 से 20 जाने में हमें कितना टाइम लगा? t टाइम लगा। t इसको ले लेते हैं 5 सेकेंड, सपोज टाइम कितना लगा? t 5 सेकेंड। तो अगर वो हमसे पूछेगा कि एक्सेलरेशन कितना हो तो हमें क्या करना है? एक्सेलरेशन निकालने का सबसे सही तरीका क्या है कि बाद वाले में से पहला वाला माइनस कर दो। बाद वाला कितना है? 20 है, पहला वाला हमारा 10 है, और जितना बाद वाले और पहले वाले के बीच में टाइम लग रहा है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। कितना टाइम लग रहा है? यहाँ से यहाँ तक का 5 सेकेंड। इससे डिवाइड किया तो हमारा a इज इक्वल टू आ जाएगा 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 5। बात समझ में आई? तो अब एक्सेलरेशन कितना आ गया? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5। अब 5 की एक्सेलरेशन की यूनिट हमारी कितनी क्या होती है? देखो यूनिट कैसे पता लगाएंगे? स्पीड की यूनिट क्या है? डिस्टेंस को क्या लिखते हैं? मीटर। टाइम को हम क्या लिखते हैं? सेकेंड। तो ये किसकी स्पीड यूनिट हो गई? डिस्टेंस की और स्पीड की यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की स्पीड यूनिट क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट भी हमारा मीटर में होता है और टाइम भी हमारा सेकंड में होता है, तो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड हो गई। अब एक्सेलरेशन की यूनिट निकालते हैं वेलोसिटी की, तो अभी हमने निकाली थी मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। ठीक है। अब जब टाइम की यूनिट हमारी सेकंड आ गई तो 1 सेकंड इंटू 2 सेकंड मतलब सेकंड इंटू सेकंड क्या हो गया? सेकंड का स्क्वायर। तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको अगर मीटर यूनिट समझने हैं तो हमारा यूनिट वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी यूनिट से रिलेटेड। तो फिलहाल तो हमें ये समझ में आ जाता है कि यहाँ से अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे या स्पीड निकालेंगे, और अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, या स्पीड निकालनी है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस निकालेंगे। हमने कहा कि यूनिफॉर्म मोशन है। मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। तो अब हम यूनिफॉर्म मोशन में देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन की क्वांटिटी क्या होती है। हमने कहा मोशन हो रहा है यूनिफॉर्म, यानी ए से बी तक आप जा रहे हो बिल्कुल सेम वेलोसिटी से। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी थी 10, यहाँ भी वेलोसिटी है 10, यहाँ भी वेलोसिटी है 10। यहाँ तीनों के बीच में जो टाइम लग रहा है वो भी आप मान लो, कितना मानोगे? 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। भाई टाइम तो कितना भी लगेगा लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। कब? जब यूनिफॉर्म मोशन होगा। यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन में क्या है कि 1 सेकेंड बाद भी वेलोसिटी उतनी होगी और 10 सेकेंड बाद भी वेलोसिटी उतनी होगी, तो वेलोसिटी में तो चेंज नहीं आ रहा है। अब हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो अभी याद था। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी लिखते हैं v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय टाइम। तो v2 माइनस v1 कितना हो जाएगा? 10 माइनस 10 कितना होता है? 0।
अगर न्यूमरेटर 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में वैल्यू चाहे कितनी भी हो कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बस डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में टाइम तो 0 होगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रहे हैं। जब टाइम 0 नहीं होगा तो न्यूमरेटर की वैल्यू 0 होगी, और न्यूमरेटर अगर 0 हो गया तो ओवरऑल वैल्यू 0 होगी। इससे हमें एक चीज पता चल गई कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मोशन में कितना होता है? 0 होता है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? 0 होता है। जब हमारा एक्सेलरेशन 0 हो गया तो हमें पता चल गया कि जिस मोशन में एक्सेलरेशन 0 है उस मोशन में वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा टाइम के साथ। और जब वेलोसिटी में कोई भी चेंज टाइम के साथ नहीं आएगा तो वो मोशन कैसा हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोट कर लेना, समझ लेना इसको। ठीक है, अब बात करते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन कैलकुलेट करने के लिए तो केवल हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, जो बहुत ही आसान फॉर्मूला होता है, जिसको अभी मैंने बताया भी था कि क्या करना है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। तो हमारा एक्सेलरेशन इन दो फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूनिफॉर्म मोशन की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, बस हमें फॉर्मूला याद रखना है कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो हमारी खत्म हो गई। अब इसके बाद बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? अभी हमने पढ़ा था कि क्या हो कि टाइम के साथ आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है। टाइम के साथ जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है। मतलब आप ए पे खड़े थे और बी तक जाना था, तो कभी आप 100 मीटर से चल रहे हो, कभी आप 0 से चल रहे हो, कभी 50 से चल रहे हो, कभी आप 10 से चल रहे हो, कभी आप बढ़ रहे हो, कभी घट रहे हो। मतलब आपकी स्पीड क्या है? फिक्स नहीं है। तो हर पॉइंट पे अगर पॉइंट एक ये है, एक ये है, एक ये है, और तीनों की स्पीड अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो वेलोसिटी है या फिर आपका जो मोशन है वो कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और समझ में आ गई? जब ये तीनों बराबर होंगे तो यूनिफॉर्म हो जाएगा, और जब ये तीनों बराबर नहीं होंगे तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। मैंने कहा जब मैं चलना स्टार्ट किया तो मेरी वेलोसिटी थी v1। जब मैंने चलना स्टार्ट किया तो मेरी स्पीड थी v1, टाइम t था। अब टाइम t के बाद जो स्पीड आई वो आई v2, और मेरे से पूछा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में मेरे को जो एक्सेलरेशन लगाना पड़ा वो कितना लगा। तो जब भी आपसे पूछेगा एक्सेलरेशन कितना लगा तो आप क्या करोगे? a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम का मतलब क्या है कि जब मैंने घड़ी देखी तो यहाँ पे टाइम बज रहा था 10:01। जब यहाँ तक पहुंचा तो मैंने घड़ी देखी तो टाइम हो रहा था 10:02। तो दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस कितना हो गया? 10:02 में 10:01 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 मिनट। और 1 मिनट को अगर ये क्वांटिटी यानी आपकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, तो डेल्टा टी यानी टाइम भी हमारा सेकंड में होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा हम एक जैसी क्वांटिटी को ही डिवाइड करेंगे तो ही हमारा आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर हमने इसको मीटर पर सेकंड लिया है और इसको हम मिनट ले लेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो इस सेकंड को मिनट में चेंज करो या फिर इस मिनट को सेकंड में चेंज करो। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखना कि क्वांटिटीज हमेशा उनकी जो यूनिट्स है वो हमेशा बराबर रहेगी। और इस यूनिट्स के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हो। तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया, अब इसमें मैं सोचूं कि यहाँ पे मैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा दूं। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या संभव है? अब मेरे से पूछा कि यहाँ पे तो स्पीड थी मेरी 10 और यहाँ पे पहुंच के स्पीड हो गई 20। ठीक है, टाइम मेरे को लगा 2 सेकंड।
तो मेरे से पूछेगा कि मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, तो मैं कैसे निकालूंगा, 20 पे निकालूं कि 10 पे निकालूं, है ना समस्या। तो ऐसे जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें दिक्कत होती है, तो उन दिक्कतों को खत्म करने के लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेना पड़ता है। किसका सहारा लेना पड़ता है? इक्वेशन ऑफ मोशन का। ठीक है, तो इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही आता है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है कि एक ग्राफ से समझते हैं कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है टाइम और वेलोसिटी का, टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ है, तो इसमें हम देखेंगे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वेलोसिटी क्या होती जाएगी? कांस्टेंट होती जाएगी। ये कैसा है? यूनिफॉर्म। और जब हम नॉन यूनिफॉर्म में देखेंगे टाइम और वेलोसिटी का, नॉन का, इसमें हम देखेंगे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो हो सकता है वेलोसिटी बढ़ रही हो सकता है घट रही हो सकता है सीधी हो, फिर बढ़ रही हो। तो हमें पता नहीं है। जब हमें पता नहीं है तो ऐसा कैसा मोशन होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब यही ग्राफ हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, डिस्टेंस का भी आता है। अगर टाइम और डिस्टेंस के बीच में अगर आपको ग्राफ बनाना है तो क्या बनाओगे? जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा डिस्टेंस भी क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि हो सकता है कि बढ़ेगी, हो सकता है नहीं बढ़ेगी, कांस्टेंट हो जाएगा, रुक जाएगा पार्टिकल, फिर बढ़ेगी, फिर हो सकता है रुक जाएगा पार्टिकल। तो पता नहीं है हमें। ठीक है, हमें कुछ भी नहीं पता है कि कैसी होगी डिस्टेंस, बढ़ेगी घटेगी। जैसे मैं यहाँ से लेके गया, गाड़ी लेके गया और मेरे को जाना था थोड़ी दूर पे 1 किलोमीटर, तो बीच में 2 रेड लाइट पड़ती हैं, तो मैं यहाँ से निकला तब तक रेड लाइट आ गई, तो मेरी डिस्टेंस, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन मेरी डिस्टेंस क्या होगी? कांस्टेंट होगी। फिर चलना स्टार्ट किया, फिर दूसरी रेड लाइट पे पहुंचा, वहां पे जाके फिर मैं रुक गया, तो टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन मेरी डिस्टेंस क्या होगी? कांस्टेंट होगी। यूनिफॉर्म में क्या है कि जैसे आप एक्सप्रेस वे पे जा रहे हो तो आपने अपनी गाड़ी में गियर डाला, स्पीड बढ़ाई और आपने अपनी स्पीड फिक्स कर दी 100 किलोमीटर पर आवर, तो आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते ही जा रहे हो, चलते ही जा रहे हो, चलते ही जा रहे हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाईवेज पे क्या होता है कि आपका कोई भी रुकावट नहीं आती। हाईवेज क्या हो गया? चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यूनिफॉर्म मोशन जिसमें टाइम के साथ डिस्टेंस का लीनियर रिलेशन होता है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें टाइम के साथ डिस्टेंस का कोई भी रिलेशन कंफर्मली नहीं होता। हो सकता है लीनियर हो सकता है ना हो। ठीक है, हो सकता है कांस्टेंट रिलेशन हो। तो जब आप रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, और जब आप रिलेशन डिफाइन कर देते हो तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन की जरूरत पड़ती है केवल किसके लिए? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपके पास 3 क्वांटिटीज होंगी। एक तो होगी स्पीड या वेलोसिटी, दूसरी होगी आपके पास एक्सेलरेशन, तीसरी होगी टाइम, और फोर्थ वन होगा डिस्टेंस। नॉन यूनिफॉर्म में एक एक्सेलरेशन एक्स्ट्रा आ जाता है जो क्या कर देता है? वेलोसिटी को चेंज कर देता है। यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन 0 होता है, तो वहां पे केवल 3 क्वांटिटीज बचती हैं, डिस्टेंस, टाइम और वेलोसिटी। तो इन तीनों को मिला के हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आती है जिनको हमें लिखना है। तो पहली और सबसे सरल इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सबसे पहली और सरल इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब समझ लेते हैं v क्या है। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। अब इसको बताते हैं कैसे क्या होता है। u हमारी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। a क्या है? एक्सेलरेशन है। और t क्या है? हमारा टाइम है। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी का मतलब समझते हैं। मैं यहां से चला, यहाँ पे जो मेरी इनिशियल, जब मैंने चलना स्टार्ट किया तो इसको बोलेंगे चलना स्टार्ट किया यानी इनिशियल स्टार्ट कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी यानी u। ठीक है, और जब यहाँ पे पहुंचा यानी फाइनली यहाँ पे स्टॉप हो गया तो ये क्या हो गई? v।
तो आफ्टर टी टाइम जो वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, और जब स्टार्टिंग की वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और यहां से यहां तक जाने में जो वेलोसिटी में चेंज होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। और जितना टाइम लगता है वो तो हमें पता ही है टाइम। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से हम जानते ही थे कि एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब जितना टाइम लगा उससे डिवाइड कर दो और जितना वेलोसिटी में चेंज हुआ उसको माइनस कर लो। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाता है? एक्सेलरेशन आ जाता है। तो इसी इक्वेशन को मैंने थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया, ए टी की यहाँ से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये ए टी हो गया और ये हो गया v माइनस यू, और v इज इक्वल टू मेरा आ गया u प्लस ए टी। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। ठीक है, तो पहली इक्वेशन समझ में आई? पहली इक्वेशन में कोई डाउट? तो इसमें क्या करना है? एक्सेलरेशन का हमें एक्चुअली याद रखना है कि एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पहले आप भले ही 5 से चल रहे हो, थोड़ी देर बाद आपकी स्पीड, आप माने नहीं, आपने स्पीड अपनी 50 कर ली, तो जितना टाइम लगेगा 50 स्पीड करने में, उस टाइम से हम डिवाइड करेंगे और 50 में से 5 को माइनस करेंगे, क्योंकि आप इनिशियली 5 से चले थे। तो 50 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 45, और टाइम लग रहा है सपोज करो 10 सेकेंड, तो 45 डिवाइडेड बाय 10 तो आ जाएगा 4.5, और यूनिट क्या होगी इसकी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। ठीक है, तो चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, इन दोनों का जो यूनिट होगी वो दोनों की क्या होगी? बराबर होगी। डायमेंशन में आपने देखा होगा या समझा होगा या पढ़ा होगा, तो हमेशा क्या होगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि ए की यूनिट कैसे निकालेंगे, तो याद रखना कि ये v की यूनिट इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट की ओवरऑल यूनिट के बराबर होती है। मतलब अगर मैं लिखूं x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, तो जो x की यूनिट होगी वही a की यूनिट होगी, और जो x की यूनिट होगी वही v y की मल्टीप्लाई करके यूनिट आएगी। हमेशा याद रखना, सेम यूनिट वाली ही क्वांटिटियां ऐड होती हैं। अगर आपकी यूनिट अलग अलग हो जाएगी, अगर इसकी यूनिट ओवरऑल मीटर पर सेकंड नहीं हुई तो ये ऐड ही नहीं हो सकता इसमें। तो हम देखते हैं कि इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है कि नहीं है। ए की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो सेकंड से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ओवरऑल आ गया मेरे पास मीटर पर सेकंड। जब मेरे पास मीटर पर सेकंड आ गया, यही यूनिट होती है यू की, यही यूनिट होती है वी की, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। इसकी भी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। तो हमेशा याद रखना कि सेम यूनिट होगी तभी आप ऐड कर पाओगे। मल्टीप्लाई करने में यूनिट सेम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐड करने में या सब्सट्रैक्ट करने में हमें यूनिट का बहुत फर्क पड़ता है। तो पहली इक्वेशन समझ में आई। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, और इनके ग्राफिकल और डिफरेंशियल वाले प्रूफ। कैलकुलस मेथड से जो प्रूफ है और ग्राफिकल मेथड से जो प्रूफ है हम वो पढ़ेंगे और उनका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।